हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना ब्यूटीफुल सा चैनल एडुजायर्स में। मैं एच के वर्मा आज आपके लिए लेके आया हूं इलेक्ट्रोस्टैट्स का सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। ठीक है बेटा, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीटली इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। इससे पहले हमने आपको कंप्लीट करा रखा है, हमने आपको कंप्लीट करा रखा है इंट्रोडक्शन ऑफ चार्जेस, हमने आपको कंप्लीट करा रखा है कूलम्ब्स लॉ, हमने आपको कंप्लीट करा रखा है डायपोल का कंप्लीट कांसेप्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंप्लीट कांसेप्ट, हमने उसमें न्यूमेरिकल्स भी कराया है आपको। तो आपको यदि उन सारे टॉपिक्स में कोई भी डाउट है तो जाइए YouTube पे सर्च कीजिए एडुजायर्स बाय एच के वर्मा, वहां पे आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। एक नजर थॉरो देख करके आइए और बात करेंगे अभी कहां पे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। बेटा, यदि हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या हुआ। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है बेटा? फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो होना। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो होना। तो यहाँ पे क्या चीज फ्लो होने का बात कर रहे हैं? यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को फ्लो होने का बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे एक सरफेस है, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे एक सरफेस है। ठीक है, अब इस सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है? तो पासिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन अ पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे, यदि मैं बात करूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, यदि मैं बात करूं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का बच्चा, तो फ्लक्स का मतलब क्या होता है? फ्लक्स का मतलब ही होता है फ्लो होना। फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो होना। अब फ्लो होने का मतलब क्या है कि तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे बहुत सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, या मैं बोल रहा हूं कि यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या किया, आपने एक इस तरह से एक एरिया को बना दे, एक इनक्लोज्ड एरिया बना दिया। इस इनक्लोज्ड एरिया से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, इसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या कर रहा हूं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या कर रहा हूं बेटा? मैं क्या कर रहा हूं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है हमारे पास? इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग, इट इज number of electric field line, number of electric field line passes perpendicular to the surface. Electric field line passes perpendicular to the surface is called electric flux. Called electric flux. तो यदि आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में बात करते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग, इट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासेस परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय, इलेक्ट्रिक फ्लक्स is represented by phi। तो यहाँ पे फाई में ना ई लगा दीजिए, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, क्योंकि आगे अपकमिंग चैप्टर में हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स भी आएगा। तो फाई के पास यहाँ बी लगा देंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। तो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? क्या होगा? फाई ऑफ ई। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज देखो, यदि मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास इसका एरिया ए है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो पास कर रहा है वो ई है, तो यहाँ पे फाई क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात कर रहा है, तो ये क्या है हमारे पास, ये स्केलर है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स is a scalar quantity. Electric flux is a scalar quantity. इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेटा स्केलर क्वांटिटी है तो फाई ऑफ ई का वैल्यू यहाँ पे मैं क्या रखूंगा, मैं रखूंगा ई डॉट ए। क्या रखूंगा, ई डॉट ए। स्केलर प्रोडक्ट होगा ना, स्केलर प्रोडक्ट क्या होगा, ई डॉट ए। तो फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई ऑफ ई हो जाएगा हमारे पास ई ए कॉस ऑफ थीटा। क्या हो जाएगा, ई ए कॉस ऑफ थीटा। फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, ई ए कॉस ऑफ थीटा। तो ई ए कॉस ऑफ थीटा, यहां से यदि आप देखोगे, आप क्या देखोगे, आपको पता है कि हमारे पास कॉस 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, फाई का वैल्यू हो जाएगा प्लस का ई ए। यदि यहाँ पे हम कॉस ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू रखेंगे, कॉस ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ पे फाई ऑफ ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहीं पे यदि हम कॉस ऑफ 180 डिग्री का वैल्यू रखेंगे तो माइनस का 1 होता है। इस कंडीशन में फाई हमारा क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस का ई ए हो जाएगा। मतलब आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि यह जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वह पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पॉजिटिव, में भी नेगेटिव और जीरो। मतलब यहाँ पे यदि मैं एक पॉइंट को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा पॉजिटिव भी होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा नेगेटिव भी होता है एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा जीरो भी होता है। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्लियर, एकदम बोलो, एकदम क्लियर। अच्छा, यहां तक कोई डाउट नहीं। अब जरा सा समझिए, यहाँ पे समझिए जरा सा, ये जो ए का बात हम लोग कर रहे हैं, यहां भी हमने जो ए का बात किया, मतलब क्या है ये, दिस इज एरिया वेक्टर एंड एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या बात कर रहा हूं बेटा, एक लाइन बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि ये जो एरिया वेक्टर है, ये जो एरिया वेक्टर है, एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। It is always perpendicular to the surface। यह हमेशा सरफेस का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। क्या कर रहा हूं, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। अब यहाँ पे ये कॉस थीटा का कंसेप्ट है ना, उसको भी थोड़ा सा समझिए कि कॉस थीटा का कंसेप्ट का मतलब क्या हुआ। यदि ये फुल सरफेस इस तरह से है बेटा, इसी को मैं क्या कर दूं, टिल्ट कर दूं। देखना जरा सा, इसी को मैं क्या कर दूं, टिल्ट कर दूं। ठीक है, इसी को मैं क्या कर दूं, टिल्ट कर दूं। जरा सा देखिएगा, देखिएगा जरा सा, मैं कह रहा हूं बेटा कि ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मैं ये कह रहा हूं आपको, इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो हमने एरिया वेक्टर लिया था ना, उस एरिया वेक्टर को मैं थोड़ा सा क्या करता हूं, टिल्ट कर देता हूं। कितने एंगल पे, मैं कहता हूं कि भाई यहाँ पे यह थीटा एंगल पे टिल्ट है। ये क्या है हमारा, ये हमारा थीटा एंगल पे टिल्ट है। ठीक, ये इसका कुछ एरिया था, कितना एरिया था, ए एरिया था, ये हमारा ए एरिया था। यदि अब ए एरिया था, इस ए का एक कंपोनेंट किधर होगा, इधर की तरफ होगा, ई ऑफ कॉस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट क्या होगा, इधर की तरफ होगा, जो होगा ए ऑफ साइन थीटा।
तो इस ए का एक कंपोनेंट होगा ए ऑफ कॉस थीटा, इस एक का दूसरा कंपोनेंट होगा ए ऑफ साइन थीटा, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यू हैव टू डिसाइड कि हमारे पास यहाँ पे ए ऑफ कॉस थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है या ए ऑफ साइन थीटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है क्या हमारे पास, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। समझिएगा ध्यान से, यहाँ पे यहीं पे होता है गड़बड़ी। क्या होता है गड़बड़ी, यहाँ पे एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, सरफेस का परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर सरफेस का परपेंडिकुलर। ये हमारे पास सरफेस है, सरफेस का परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर, सरफेस का परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। इस सरफेस का परपेंडिकुलर का बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर ये ले रहे हैं ये सरफेस का परपेंडिकुलर है, इस सरफेस का परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सरफेस का परपेंडिकुलर यदि होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगा, सरफेस का परपेंडिकुलर का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग हो रहा है। ध्यान से समझिए इन चीजों को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि आपके पास एक कोई सरफेस है, आपके पास एक कोई सरफेस है, यहाँ पे इस सरफेस में इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, ध्यान समझिएगा, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा आ रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ रहा है। तो अब यदि आप इस वाले सरफेस के बारे में बात करेंगे, ध्यान से समझेंगे मैं क्या बोल रहा हूं, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे, सर इस वाले सरफेस के बारे में बात करेंगे, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, यहाँ पे ए है। अब इस वाले सरफेस के लिए यदि मैं फ्लक्स को लिखूं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ई ए कॉस ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा। तो वैल्यू हमारा क्या आया, वैल्यू आया हमारे पास ई ए। लेकिन यदि मैं यहीं पे इस वाले सरफेस के बारे में बात कर रहा हूं तो यहाँ पे एरिया वेक्टर किधर है, इधर की तरफ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया, मतलब एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। इस वाले सरफेस के लिए आपका फाई का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया ई ए कॉस ऑफ 180 डिग्री, इसका वैल्यू क्या हो गया, माइनस का ई ए हो गया। देख लो, समझ लो मतलब। अब यहाँ पे यदि आप इस वाले सरफेस के बारे में बात कर रहे हो तो ये वाला जो सरफेस है इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर की तरफ जा रहा है, एरिया वेक्टर तो इधर की तरफ जा रहा है। अब एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो यहाँ पे ई ए कॉस 90 डिग्री हो जाएगा हमारा फाई, जो कि क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इस वाले सरफेस की यदि आप बात करोगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर है, एरिया वेक्टर किधर है, इधर है, यहाँ पे एंगल कितना है, 90 डिग्री, यहाँ भी फाई क्या हो जाएगा, ई ए कॉस ऑफ 90 डिग्री, वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ पे जो मैं एरिया वेक्टर के बारे में बात कर रहा हूँ, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस का बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो मैं एरिया वेक्टर का बात कर रहा हूं, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस का बात कर रहा हूं। एरिया वेक्टर सरफेस का परपेंडिकुलर है, सरफेस का परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच के एंगल का बात नहीं हो रहा है, यहाँ बात हो रहा है सरफेस का परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है, सरफेस का परपेंडिकुलर होना चाहिए। एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो अब इस वाले में यदि परपेंडिकुलर टू द सरफेस है तो सरफेस का परपेंडिकुलर कौन सा कंपोनेंट है, ए कॉस थीटा है, तो ई इंटू ए कॉस थीटा। हमारा फाई का वैल्यू क्या हो गया, यहाँ पे ई ए कॉस थीटा। हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन से सरफेस के बारे में बात कर रहा है। यदि इस वाले सरफेस के बारे में बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर
इन सेम डायरेक्शन। यहाँ पे बात हो रहा है, इस वाले सरफेस पे बात हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर इन अपोजिट डायरेक्शन। यहाँ पे बात हो रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे बात हो रहा है एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब कहने का क्या है, हर एक सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो अलग अलग होगा। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी आपका जीरो। डिपेंड करेगा कि कौन से सरफेस के बारे में आप बात कर रहे हैं। किस पे डिपेंड करेगा कि कौन से सरफेस के बारे में आप बात कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अच्छा अब यहां पे हम लोग यदि क्वेश्चन को देखें, अच्छा एक छोटा सा इंफॉर्मेशन और ले लीजिए, छोटा सा इंफॉर्मेशन। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ना वो एलिमेंटल सरफेस के लिए वैलिड होता है, एलिमेंटल सरफेस के लिए। यदि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा एलिमेंटल सरफेस के बारे में मैं बात करूं, यहीं पे लिख देता हूं, एलिमेंटल सरफेस का मतलब छोटे से सरफेस के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एलिमेंटल सरफेस लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर एलिमेंटल सरफेस। एलिमेंटल सरफेस का यदि बात करेंगे तो एलिमेंटल सरफेस क्या हो जाएगा, एलिमेंटल सरफेस E इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास, सॉरी फाई, या यहाँ पे डी फाई ले लीजिए, डी फाई इज इक्वल टू हो जाएगा E डॉट डी ए वेक्टर फॉर्म में। ये हो जाएगा हमारा क्या, वेक्टर फॉर्म। और इसी को आप यदि लिखोगे तो डी ऑफ फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डी ए कॉस ऑफ थीटा, ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसमें, एलिमेंटल फॉर्म में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसमें, एलिमेंटल फॉर्म में। क्लियर है, चलिए करें क्वेश्चन। चलो आओ आओ भाई करते हैं क्वेश्चन हम लोग, आइए करते हैं क्वेश्चन। यूनिट वगैरह तो कर लेंगे, न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर है ना। चलिए आइए पहला क्वेश्चन करते हैं। यूनिट ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, न्यूटन पर कूलम्ब पर मीटर, सॉरी मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब। ठीक है, ये हमारा यूनिट हो जाएगा। तो डायमेंशन आप निकाल लेंगे, क्लास 12 में कोई ऐसा परेशानी नहीं है। आइए बात करेंगे हम लोग पहला सवाल का, फ्लक्स के ऊपर, फ्लक्स के ऊपर पहला सवाल का बात करते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कर रहा है बेटा, पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे पहला क्वेश्चन कर रहा है कि a surface of area 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छा 20 मीटर दिया हुआ आपको, ऐसा यूनिट नहीं दिया हुआ, 20 मीटर स्क्वायर is placed in YZ प्लेन। क्या कर रहा है, किसमें प्लेस्ड है, YZ प्लेन में प्लेस्ड है। ठीक है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ बेटा आपको, 4I कैप प्लस का 5J कैप वोल्ट पर मीटर। ठीक है, आपसे कह रहा है कैलकुलेट, आपसे कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated with surface। आपसे ये कह रहा है कैलकुलेट करना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो कि एसोसिएटेड है किससे, सरफेस से। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं क्या कर रहा है। सरफेस ऑफ एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या दिया हुआ है, लिख लें एक बार जरा सा, क्या लिख लेते हैं भाई। ये हमें दिया हुआ है सॉल्यूशन, यहाँ पे एरिया दिया हुआ आपको, क्या एरिया दिया हुआ आपको 20 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड YZ प्लेन। वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि आपको YZ प्लेन में दिया हुआ है। बेटा क्या मतलब होता है YZ प्लेन का,
आप सबने वेक्टर को पढ़ रखा है कि व्हाइल वी टॉक अबाउट वाई जेड प्लेन, तो तीसरे वाला प्लेन का बात होगा, मतलब एरिया किस में दिया हुआ आपको, आई कैप में दिया हुआ है। जब भी वाई जेड प्लेन में होगा इसका मतलब डायरेक्शन किधर होगा, जल्दी बताओ डायरेक्शन किधर होगा। यदि वाई जेड प्लेन में दिया हुआ तो डायरेक्शन थर्ड वाले में होगा। थर्ड वाला क्या होगा, एक्स प्लेन में। मतलब यहाँ पे जो 20 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है वो किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस वाला डायरेक्शन में है। बात समझे, यहाँ पे इसका मतलब डायरेक्शन किधर है बेटा, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन है एक्स एक्सिस में, इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस में। यदि कंफ्यूजन हो रहा है वेक्टर में अभी आप लोगों को, तो YouTube पे जाएंगे, सर्च करेंगे वेक्टर बाय एच के वर्मा, फुल डिटेल्ड में पूरा का पूरा प्लेलिस्ट है। वन शॉर्ट भी है वेक्टर का एंड वेक्टर का पूरा प्लेलिस्ट भी है, जा करके देख करके आएंगे, क्योंकि वेक्टर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। यदि आपका वेक्टर नहीं आ रहा है तो फिर वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में कीवर्ड यूज कर लिया है, वाई जेड प्लेन के बारे में बात कर दिया। तो वाई जेड प्लेन का मतलब क्या हुआ, यदि दो कोई प्लेन दिया हुआ है तो हम थर्ड वेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, कीवर्ड में बात किया क्वेश्चन, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ 4i कैप प्लस का 5j कैप, ठीक है, वोल्ट पर मीटर। आपको कह रहा है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद सरफेस, देखो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या दे रखा, एसोसिएटेड विद सरफेस, सरफेस से एसोसिएटेड होगा। कीवर्ड कहां यूज किया था, यहाँ पे, दीज आर द कीवर्ड, कहते हैं ना क्वेश्चन का कीवर्ड क्या है, हाउ वी पिक द क्वेश्चन, की क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा, दीज आर द कीवर्ड, जहां पे हम यूज करेंगे। क्वेश्चन ने डायरेक्ट कीवर्ड यूज किया, आपको नहीं बोला कि एक्स प्लेन में, वाई प्लेन में, जेड प्लेन में, आपको वाई जेड प्लेन दे दिया, आपको समझना पड़ेगा कि एक्स एक्सिस के बारे में बात हो रहा है। क्लियर है, चलिए अब सिंपल हो गया। अब क्या कर दीजिए, फाई फाई। अब यदि फाई के बारे में बात करेंगे तो क्या कर देंगे हम लोग, ई डॉट ए करेंगे, ई डॉट ए करेंगे, ई डॉट ए करेंगे तो ई का वैल्यू क्या, 4 ऑफ आई कैप प्लस का 5 ऑफ जे कैप एंड डॉट ए का वैल्यू कितना हमारे पास, 20 ऑफ आई कैप, 20 ऑफ आई कैप। हमें क्या पता डॉट प्रोडक्ट में, हमें डॉट प्रोडक्ट में पता है कि हम आई को आई के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 20 इंटू 4 कितना हो गया हमारे पास, 80, कितना हो गया हमारे पास 80। फ्लक्स का क्या होगा, 80 न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर, ये क्या हो गया हमारा फ्लक्स हो गया, ठीक है, न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर क्या हो गया हमारा फ्लक्स हो गया। वोल्ट में दिया होता, वोल्ट में लिख लो, न्यूटन पर कूलम्ब को वोल्ट लिख लो, वोल्ट मीटर स्क्वायर, ठीक है, आपकी मर्जी, वोल्ट पर मीटर, सॉरी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, ये हमने एसआई यूनिट में लिख दिया, उसको आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे, वोल्ट पर मीटर कर लीजिए, या इसको आप एसआई यूनिट में लिख लीजिए। ये क्या होता है हमारे पास, दिस इज वोल्ट पर मीटर, इसको लिख लेंगे यूनिट। चलिए आइए सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर एकदम, मिटा दो इसको। चलो आज देखिए जरा दूसरा क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन बहुत आसान था, लेकिन किसका यूज किया है, वेक्टर का यूज किया है कंफ्यूजन वेक्टर में, तो जाएंगे कहां पे, यूट्यूब पे, क्या सर्च करेंगे ए टू जेड बाय एच के वर्मा, वहां क्या मिलेगा, वहां वेक्टर का पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा, क्योंकि बार बार कह रहा हूं ए टू जेड क्या है, अनपैरेलल है, अनमैच्ड है, अनबीटेबल है, ठीक है। तो जाइए जाके देखो तो जरा कि क्या क्या पढ़े हम लोग वेक्टर में, किस लेवल का स्टडी किया हमने वेक्टर में, ठीक है। चलो आओ सेकंड क्वेश्चन का बात करेंगे बेटा। चलो बेटा एक और क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन काफी अच्छा है। देखो क्या कह रहा क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए है हमारे पास, ठीक है, सबका लेंथ हमारा ए है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ ई नॉट एक्स स्क्वायर आई कैप, एस ऑन फिगर में दिया हुआ, कांस्टेंट है एक्स का वैल्यू, ठीक है। अब आपको कह रहा है यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए एसोसिएटेड टू द सरफेस, ठीक है। अब बेटा यदि हम इस सरफेस के लिए देखेंगे, देखो इस वाले सरफेस के लिए यदि आप देखोगे, इस वाले सरफेस में आप क्या देख रहे हैं बेटा, इस वाले सरफेस में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है और एरिया वेक्टर तो हमेशा परपेंडिकुलर होता आउटसाइड, तो ये हमारे पास दोनों क्या हो गया, एंटी पैरेलल। तो यहाँ पे यदि हम लोग फाई इनसाइड के बारे में बात करेंगे, यहाँ पे यदि हम लोग
फाई इनसाइड के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई ए कॉस 180 डिग्री, क्या हो जाएगा ई ए कॉस ऑफ 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर एंटी पैरेलल हो गया है ना, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा माइनस का ई ए। अच्छा ई का वैल्यू आपको क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ ई नोट एक्स स्क्वायर, क्या दिया हुआ माइनस का ई नोट एक्स स्क्वायर, और एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे एरिया ए, तो क्या हो जाएगा ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स नोट को यदि आप देखोगे एक्स नोट का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक एक्स डिस्टेंस कितना है हमारा ए है, तो यहाँ पे क्या लेंगे माइनस का ई नोट ए का स्क्वायर इंटू में ए का स्क्वायर, तो क्या हो गया माइनस का ई नोट ए टू द पावर 4, इक्वेशन नंबर 1। क्लियर? अब इस वाले सरफेस के लिए देखिए, इस वाले सरफेस के लिए यदि आप देखोगे मतलब फाई आउटसाइड के लिए यदि आप देखोगे तो ऐसे लिख लीजिए, फाई आउटसाइड के लिए यदि आप देखोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ई ए कॉस ऑफ 0 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई ए हो जाएगा। अब ई का वैल्यू क्या दिया हुआ आपके पास ई नोट एक्स स्क्वायर, क्या दिया हुआ है ई नोट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ए को क्या लिखेंगे हम लोग ए का स्क्वायर। अब एक्स का वैल्यू कितना यहां से यहां तक 2a है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा ई नोट 2a का स्क्वायर इंटू में a का स्क्वायर, कितना हो गया 4a स्क्वायर a स्क्वायर a के पावर 4, तो क्या हो गया ई नोट 4a स्क्वायर, ठीक है सॉरी ई नोट 4a के पावर 4, ई नोट 4a के पावर 4, ये हो गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब यदि आप इस वाले सरफेस के लिए देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है एरिया वेक्टर ऐसा है, दोनों क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखेंगे ई नेट को यदि आप देखोगे तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट को प्लस कीजिए तो ये क्या हो जाएगा ई फाई ऑफ इनसाइड प्लस ई फाई ऑफ आउटसाइड, तो ये इनसाइड कितना हमारे पास माइनस का ई नोट ए के पावर 4 प्लस का ई नोट 4a के पावर 4, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 3 ई नोट a टू दी पावर 4, ये क्या हो गया हमारा बेटा, ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर ई नोट 3 ई नोट a टू द पावर 4, ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो टिल देन हम यहीं तक इस चीज को रखते हैं, हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया कंप्लीट हो गया। ठीक है, अच्छा एक और इंफॉर्मेशन दे दो आप लोगों को बेटा, यहाँ पे ना मेरे पास बहुत सारे बच्चों को कमेंट्स आया है, बहुत सारे बच्चे को क्वेरी है, क्या क्वेरी है उसको थोड़ा समझिए बेटा। होता क्या है ना कि हम ना या तो किसी फैमिली के प्रेशर में आकर के डिसाइड करते हैं कि भाई हमें क्या रखना है, हमें पीसीबी रखना है या हमें पीसीएम रखना है या हमें पीसीएमबी रखना है, और हम क्या करते हैं हम उस बेसिस पे अपना करियर डिसाइड कर लेते हैं कि आइदर हमें उस चीज में इंटरेस्ट है या हमें उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है। हम अपना करियर डिसाइड कर लेते हैं, भाई हम डॉक्टर बनेंगे, हम इंजीनियर्स बनेंगे, हम पता नहीं जो भी बनेंगे। ठीक है, हम डिसाइड कर लेते हैं, लेकिन शायद हम उस थॉट को सोच नहीं पाते कि जब आपने चूज कर लिया कि हमें डॉक्टर बनना है तो उसके लिए भाई उसके पथ पे चलना भी पड़ता है, आपको उसके पथ पे चलना भी पड़ेगा। आपको एक डॉक्टर बनने के लिए भाई ऐसा नहीं है कि आपका नीट क्वालिफाई हो गया आप डॉक्टर बन गए, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है कि आपका नीट क्वालिफाई हो गया आप डॉक्टर बन गए। भाई डॉक्टर को लाइफ भर पढ़ना पड़ता है, इस चीज को कान के पर्दे को बिल्कुल खोल करके सुन लीजिए, डॉक्टर को जिंदगी भर लाइफ टाइम पढ़ना पड़ता है। कोई भी डिजीज का अंत है क्या? इवोल्यूशन इतना तेजी से हो रहा है कि हमें पता नहीं कब कौन सा बीमारी आ जाए, कब कौन सा डिजीज आ जाए, इस चीज का कोई किसी को नहीं पता, इस चीज का किसी को नहीं पता। तो आपको उस इवोल्यूशन के लिए भी रेडी रहना है ना। आपको क्या लग रहा है नीट निकल के बस हम पैसा छापने का मशीन बन गए, हमें पैसा ही पैसा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इस अंधविश्वास से दूर भागिए, दूर हटिए इस अंधविश्वास से। आपको यदि नीट क्वालिफाई करना है तो उसके लिए तो मेहनत करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ उसके बाद एमएस है,
फिर एमडी है, फिर 10 साल आप किसी सीनियर डॉक्टर के अंडर में काम करेंगे, तब जाके एक अच्छा डॉक्टर बन पाएंगे। मतलब आधी जिंदगी आप गंवा दोगे सिर्फ और सिर्फ क्या करने में, डिग्रियां लेने में। आप अभी एमबीबीएस करोगे, फिर एमडी करोगे, फिर एमएस करोगे, फिर 10 साल किसी डॉक्टर के अंडर रहोगे, तब एक प्योर डॉक्टर बन पाओगे। तब तक आप प्योर डॉक्टर नहीं बनोगे, आधी जिंदगी तो आपकी निकल गई। उसके बाद भी यदि कोई इवोल्यूशन आगे से कोरोना आ गया, किसको पता था? इलाज किसने ढूंढा? इलाज आप डॉक्टर्स ने तो इलाज ढूंढा ना उनका, उनके लिए आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ाई का अंत वहां पे नहीं है। दूसरी नंबर की बात, मैं और क्या देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि बच्चे एनसीईआरटी कर लिया, एचसी वर्मा कर लिया एक बार, अरे हमने तो इस बार तो नीट क्वालिफाई है, पेरेंट्स भी खुश, क्या रखे आपका बेटा, तो पीसीएम है हमारे पास, पीसीबी है हमारे पास, डॉक्टर्स बन जाएंगे, इंजीनियर्स बन जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको एक एक बुक को कम से कम 5-5 बार बनाना पड़ेगा। आप यदि मैं एचसी वर्मा सर के बुक का बात करूं, तो आप जितना बार उस बुक को पढ़ोगे उतना बार आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा। आपको एक एक बुक को, चाहे एचसी वर्मा सर का बुक बनाओ, आप किसी पांडे सर का बुक बनाओ, आप पीवाईक्यू बनाओ, आपको 5-5 बार कम से कम बनाना पड़ेगा। तब जाके आप उसको समझ पाओगे, उसके बेसिक्स को समझ पाओगे, उसके कंसेप्ट को समझ पाओगे। एक बार में सोचोगे मैं पढ़ लिया, हो गया मेरा क्लियर, ऐसा नहीं है। यू हैव टू डिसाइड कि आपको क्या करना है। आपको एमएस चौहान सर का बुक केमिस्ट्री में, या आपको पीके जैन सर का बुक केमिस्ट्री में, या आपको एनएस अवस्थी सर का बुक केमिस्ट्री में एक बार से नहीं चलेगा। आपको 5-5, 7-7 बार जब आप बनाओगे, तब आपको अंदर से वो कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसे रैंक नहीं आता, ऐसे रैंक नहीं आता, आपको बनाना पड़ेगा। आपको सिंगेज को बनाना, सिंगेज को भी आपको 5 से 7 बार बनाना पड़ेगा, ऐसे मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा। ये हवाई नहीं है पढ़ाई, उस चीज को जरा समझिए, उस तरह से थोड़ा सा फोकस कीजिए। क्लास के अंदर एक और चीज मैं देख रहा हूं कि क्लास के अंदर आप कंसंट्रेशन बनाते नहीं हो। जब तक आप क्लास के अंदर एक बात बताओ मुझे, मैं यहाँ पे 1 घंटा पढ़ाया, आप यदि इस 1 घंटे को बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के पढ़ लेते हैं, तो शायद घर पे जाने के बाद इस लेक्चर को आपको 5 मिनट लगेगा बस रिवीजन करने में, सारा चीज रिवाइव हो जाएगा आपके माइंड में। अभी क्या हो रहा है, बच्चे आराम से यहाँ 1 घंटे 2 घंटे पढ़ करके गए, घर पे जाने के बाद फिर उसी नोट्स को रिपीट कर रहे हैं, उसी में 1 घंटा 2 घंटा लगा जा रहे, हमने तो बहुत पढ़ लिया। ये नहीं है पढ़ाई, ये नहीं है पढ़ाई। यदि हमने 1 घंटा का लेक्चर लिया है, तो उस 1 घंटे के लेक्चर को अब यदि मुझे घर पे रिकैप करना है, तो बस 5 मिनट देना उस रिकैप करने में। मैक्सिमम टाइम कहां देना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में मैक्सिमम टाइम देना है। जितना ज्यादा से ज्यादा हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि हमारा सिलेक्शन होगा। यदि हम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं करेंगे, सिर्फ कंसेप्ट ही पढ़ते रह जाएंगे ना, तो हमारा सिलेक्शन नहीं होना है। हमें इस चीज को ध्यान में रखना पड़ेगा कि सिलेक्शन कहाँ है। सिलेक्शन आपका कंसेप्ट से नहीं है ना, सिलेक्शन आपका क्वेश्चन सॉल्व करने से है। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम कहाँ देना हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम देना है। जितना ज्यादा हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं तो ऐसा कर रहा हूं, एक एक चैप्टर छोड़ दीजिए, एक एक चैप्टर के एक एक टॉपिक से कम मिनिमम से मिनिमम 1000 से 2000 क्वेश्चन का प्रैक्टिस जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। हमें यदि सिलेक्शन करना है, एक एक टॉपिक के ऊपर 1000 क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, उस लेवल का। अभी क्या हो रहा है, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन बना लिया, अरे हो गया, वाह इस बार तो मेरा नीट क्लियर है, इस बार तो रैंक 1 ही आएगा। बस ऐसा नहीं होता बेटा, उस रियलिटी को पहचानो, उस रियलिटी को समझो। ठीक है, चलिए, होप समझे होंगे। टिल देन बाय बाय, फिर मिलते हैं आपको गॉस लॉ लेकर के। ठीक है, चलो बाय।